everyone. We have 2 to 3 minutes to join everyone. So let's wait for some minute and we will start then. मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म करिए स्टूडेंट, अगर कोई है वहां उस तरफ तो. Am I audible to you? Khushi, good morning. Just confirm once. Am I audible to you? मेरी आवाज आ रही है? कंफर्म करिए अब से. खुशी. ओके ओके ओके. Just 1 minute more और भी लोग ज्वाइन कर लें, then we will start. So now we will start, and today we will discuss our next chapter, which is which is Indian nationalism and its history writing. तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा कि भारतीय राष्ट्रवाद और इतिहास, उसका इतिहास लेखन. तो अभी तक हमने जो सीखा है, आई होप कि आप लोग पढ़ रहे होंगे घर पे. चैप्टर हमारा 4th है, शायद आज 4th या 5th है. तो आज हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको कनेक्ट करना है आप लोगों को. तो यू हैव टू कनेक्ट विद द थिंग्स कि हमने जो पहले पढ़ा है वो अब जो पढ़ेंगे वो कैसे आपस में कनेक्ट होते हैं, या फिर उनका रिलेशन क्या है बिटवीन देयर जो सर्कमस्टेंसेस उस वक्त थे. हमने पढ़ा विद्रोह, पढ़ा सुधार, पढ़ा 1857 पढ़ा. एक सेकंड.
तो हमने पढ़ा, सुधार पढ़ा, विद्रोह पढ़ा और 1857 का रिवोल्ट पढ़ा। देन हमने पढ़ा कि कैसे ब्रिटिशर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहे थे, अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन कैसे कर रहे थे और उनकी साम्राज्यवादी नीति क्या थी। तो हम लोग ये सब पढ़े हैं, क्योंकि बेसिकली आपको पढ़ना था कि मुगल डिक्लाइन कैसे होना है। एक ओवरव्यू दे देता हूँ 2 मिनट में। 2 दिन की छुट्टी थी, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतना जो है कनेक्ट कर रहे होंगे। आप लोग पढ़िए। आप लोग अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से कनेक्ट होने लगेगी। और अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग लिख सकते हैं। तो इससे पता चलेगा कि हाँ, आप लोगों ने ये पढ़ा, आपको ये समझ में आया है। क्योंकि 1 टू 1 अगर हम बात नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये चीज़ें समझ में आई और ये चीज़ें नहीं समझ में आई, और ये चीज़ें पढ़ा और ये चीज़ें नया और लगा। तो इससे पता चलेगा कि हाँ, आप कनेक्ट हैं अपने चीज़ों से, मतलब आप अपने चैप्टर, अपने सिलेबस, अपने सब्जेक्ट से कनेक्टेड हैं। तो हमने देखा कि कैसे मुगल पीरियड डिक्लाइन हो रहा था, और उसके बाद जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी वो इमर्ज कर रही थी। उसके बाद उसमें हमें हिस्टोरियन के डिबेट भी देखते हैं कि 18th सेंचुरी डिबेट क्या है। कुछ लोग बोलते हैं डार्क एज था, कुछ लोग बोलते हैं नहीं, ये डार्क एज नहीं था, ये कंटिन्यूअस था। क्योंकि कुछ चीज़ें अगर डार्क हो रही थी, मीन्स अगर मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, तो क्षेत्रीय शक्तियाँ का उदय भी हो रहा था, उनका ओरिजिन भी हो रहा था। तो ये सब चीज़ें हमें कनेक्ट करना होता है, क्योंकि क्षेत्रीय शक्तियाँ जो उभरती हैं, उसके बाद हमें अंग्रेज़ों का आगमन दिखता है। मतलब अंग्रेज़ों का आगमन तो 1600 में हो चुका था, बट अब अंग्रेज़ों का दिखता है कि बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं अपने व्यापार में, ट्रेड में, और अब जो है उनको इंटरेस्ट आने लगा है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। जो क्षेत्र हैं उनको कैसे उनको अपने अधीन करना है, उनको कैसे अपने कंट्रोल में लेना है। तो इस तरीके से वो बंगाल, मद्रास, हैदराबाद और अवध, इन सब पे कब्जा करना स्टार्ट करते हैं। कब्जा इन द सेंस कि पहले पलासी होता है, बक्सर होता है। आपको ये ज़रूर 2 वॉर पढ़ने हैं, 2 वॉर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा कि कैसे इसके बाद जो है ब्रिटिशर्स का पूरा दबदबा बनने लगता है, डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो जाता है भारत के कुछ क्षेत्रों पे। तो वहाँ से ये स्टार्ट करते हैं। मेन हमेशा से रहा है कि जमींदारी सिस्टम और जो उसका राजस्व वसूलने का तरीका है, मालगुजारी, दोहन है, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला आता है। और इस तरीके से वो पैसे भी उनको मिलते हैं, और उससे वो अपना खर्च निकालते हैं, अपने सैनिकों का खर्च निकालते हैं, और ब्रिटेन भी भेजते हैं पैसा। तो अब इसी चीज़ को लेके डिबेट स्टार्ट हो जाता है। दादा भाई नौरोजी और रमेश चंद जैसे जो अपने सुधारवादी लोग थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, मतलब वो बेसिकली इकोनॉमी में उनकी रुचि थी, तो वो लोग बोल रहे थे कि ये होम चार्जेस के रूप में सारा जो है अपने घर ले जा रहे हैं, अपने देश ले जा रहे हैं, और इससे भारत का नुकसान हो रहा है। तो मतलब भारत का पैसा बाहर जा रहा है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो वहाँ के लोग हैं, जो पढ़ लिख चुके हैं, जो, क्योंकि अब एजुकेशन आ चुका है, तो ये सब चीज़ें कनेक्ट होती हैं। अच्छा, ये लोग बोल कैसे पा रहे हैं, ये लोग जान कैसे पा रहे हैं? तो इसीलिए, क्योंकि ये पढ़ रहे थे। अब ये इन लोगों की जो जनरेशंस थी, वो पढ़ना स्टार्ट कर रही थी, चीज़ों को समझ रही थी। क्योंकि उस इसके पहले अब देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति हो चुकी है, और वर्ल्ड में जो-जो चीज़ें हुई हैं, और अमेरिका स्वतंत्र हो चुका है, अमेरिका में भी क्रांति हुई, तो इनका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हिस्ट्री ऐसा नहीं कि हमने एक जगह की हिस्ट्री पढ़ ली तो वो इनफ है, नहीं, चीज़ें कनेक्ट होती हैं। तो हम यही कनेक्शन देखते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में, मतलब वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही हैं, वो उस पे, क्योंकि उस समय विद्वान आना स्टार्ट हो गए थे, जो स्कॉलर्स आ रहे थे, और रेनेसा भी आ चुका था। थोड़ा-सा बैकग्राउंड आप लोग समझ लीजिए कि यूरोप में रेनेसा आ चुका था, और विद्वान आ चुके थे वहाँ पे। तो वो लिख रहे थे, वो लिख रहे थे ह्यूमनिज़्म के बारे में, मतलब मानवता के बारे में, मानववाद के बारे में। ये अपने वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोग पेपर में भी आप लोग पढ़ेंगे। तो जब वो मानवता के बारे में लिख रहे हैं, मानव के बारे में लिख रहे हैं, तो ये जब लिख रहे हैं, तो अब ये ऐसा तो है नहीं कि एक ही बाउंड्री के अंदर रहेगा। तो ये बाउंड्री क्रॉस करके अगले देश, अगले क्षेत्र में जाता है। तो जब हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम आता है, हमारे लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनकी भाषा समझना स्टार्ट करते हैं, तब उनकी भाषा में लिखी हुई चीज़ें हम पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि अंग्रेज क्या चाहते हैं, या फिर यूरोप में ऐसा क्या सिनेरियो हुआ। क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, ये लोग अलग अलग देशों में कब्जा कर रहे थे। तो ब्रिटेन हमारे यहाँ कब्जा किया हुआ था, ब्रिटेन का अमेरिका में भी कब्जा था। तो अमेरिका की क्रांति होती है, अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है 1700 समथिंग में। तो वो चीज़ें अब जो लिखी जा रही हैं उनके बारे में। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के सैनिक जो लिखते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं कि स्वतंत्रता कैसी होती है, जब आप स्वतंत्र होते हैं तो कैसा फील होता है। तो जब वो लिख रहे हैं, तो ये सब पढ़ कौन रहा था? हमारे विद्वान लोग, जो अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनके दिमाग में भी आ रहा था कि नहीं, ब्रिटिशर्स से हमें मुक्ति चाहिए है। मुक्ति इन द सेंस कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाना चाहिए, ब्रिटिशर्स को इतना डोमिनेंस नहीं करना चाहिए हमारे ऊपर। तो अब वहाँ से ये डिबेट स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ के विद्वान लोग, दादा भाई नौरोजी और रमेश चंद जैसे लोग क्या करते हैं कि ये स्टार्ट कर देते हैं इन पे बहस करना
कि आप जो है दोहन कर रहे हैं, हमारा पैसा ले जा रहे हैं होम चार्जेस के रूप में, और जो भी राजस्व वसूल रहे हैं, आप अपने सैनिक का खर्च भी हमारे यहाँ से दे रहे हैं, आप अपने ब्रिटेन में भी हमारे यहाँ से पैसा भेज रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब स्टार्ट होती है तब राष्ट्रवाद का जन्म होता है। राष्ट्रवाद इन द सेंस राष्ट्र के प्रति प्रेम, इन द सेंस कि राष्ट्र आप जब सर्वोपरि होने लगता है, कि आप जब अपने देश के बारे में सोचने लगते हैं, तब राष्ट्रवाद का जन्म होता है। और राष्ट्रवाद के जन्म के बहुत से कारक हैं कि आवाज़ आ रही है ना अब स्टूडेंट्स? वो थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, लैपटॉप बंद हो गया था अपने आप। ये टीम के साथ ऐसा ही हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट टीम पता नहीं क्यों बार बीच बीच में बंद हो जाता है। आ रही है ना? हाँ, अब आ रही है, ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। हाँ, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, कि अब राष्ट्रवाद हमें समझना है कि राष्ट्रवाद कैसे पनप रहा था, राष्ट्रवाद उदय कैसे हो रहा था। तो इसमें भी बहुत डिबेट है कि जो इंडिया में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, जो राष्ट्रवाद हमारे यहाँ आया, वो आया कहाँ से, किस वजह से आया, तो इस पे भी बहुत डिबेट हो रहा है। तो पार्थ चटर्जी कहते हैं कि जो भारत में राष्ट्रवाद था वो पश्चिम से एक भिन्न मगर उससे व्युत्पन्न संवाद था। मीन्स कि जो पश्चिम में राष्ट्रवाद उदय हुआ, पर पश्चिम में राष्ट्रवाद कैसे उदय हुआ कि जब पश्चिम में वेस्टर्न कंट्रीज में जब वॉर हुए, जब वहाँ पे स्वतंत्रता वो मनाया गया। क्लास स्टॉप इसलिए हो गई थी, तो टेक्निकल इशू आ गया था, ये टीम अपने आप बंद हो जा रहा था, मतलब बंद हो गया था एक बार, तो फिर से मुझे लॉग इन करना पड़ा। हाँ, तो अब बात यह है कि राष्ट्रवाद का क्या मीनिंग है। राष्ट्रवाद की मतलब अपने यहाँ जब राष्ट्रवाद पनप रहा है, तो इसमें भी स्कॉलर्स का डिबेट है, जितने भी विद्वान रहे हैं, हिस्टोरियंस रहे हैं, उसमें डिबेट ये है कि जो पश्चिम में राष्ट्रवाद हुआ, पश्चिम में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, क्योंकि पश्चिम में जब स्वतंत्रता की लड़ाई लगी गई, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, अपना ये यूएस में रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, इंग्लैंड में क्रांति हुई, तो जब अलग अलग जगह पे क्रांतियां हो रही हैं, तो उसमें भी राष्ट्रवाद की भावना आ रही है, तभी तो क्रांतियां हो रही हैं। राष्ट्रवाद की भावना आती है तब जब आप पे कोई रूल करता है, दबाव डालता है, आप पे डोमिनेंस करता है, उसका प्रभुत्व स्थापित होता है आपके, और वो मनमाना कर रहा होता है, जिसे बोलते हैं ना निरंकुश शासन। तो जब निरंकुश शासन स्टार्ट हो जाता है, जिसपे कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता, जो मनमाना कर रहा है, तो उनको उनके खिलाफ जब भावनाएं पैदा होती हैं और अपने देश के प्रति जब प्रेम स्टार्ट होता है, तो राष्ट्रवाद वहीं से पनपता है। तो अपने यहाँ राष्ट्रवाद पनपने के बहुत से कारण थे। तो पार्थ चटर्जी यही बोलते हैं कि पश्चिम से भिन्न था, लेकिन उसी से व्युत्पन्न संवाद था, मतलब हम पश्चिम से ही सीख रहे थे, मतलब वेस्टर्न से ही सीखा हमने, हम वेस्टर्न की जो किताबें पढ़ी, उनकी क्रांतियों के बारे में सीखा कि वहाँ के लोग कैसे राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होके और अपने देश के सपोर्ट में खड़े होते हैं, और जो बाहर की सत्ता होती है उसको उखाड़ फेंकते हैं, या फिर उनकी खुद की सत्ता जो अगर डोमिनेंस कर रही है उनको उखाड़ फेंकते हैं, उसमें उसमें परिवर्तन ले आते हैं, उसमें थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन लाते हैं अपने, जो उनके राजनीतिकरण हो रहे थे, जिसकी वजह से समाज में इस्टेब्लिश हो रहा था कि समाज को कैसे गवर्न किया जाए, उसमें जब चेंजेस आ रहे थे, तो ये राष्ट्रवाद के ही कारण होता है। राष्ट्रवाद एक ऐसा टूल है कि जब राष्ट्रवाद आप में पनपता है, तो आप किसी भी बाहरी का कुछ भी सह नहीं सकते, तो अब आप फिर एकजुट होने लगते हैं। तो आप राष्ट्रवाद का एक एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप रह रहे हैं दिल्ली में, और जब आपको हैदराबाद में कोई ऐसा कांड समझ में आता है जो राष्ट्र के खिलाफ होता है, तो आपके अंदर भी वो गुस्से वाली भावना आती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये राष्ट्रवाद होता है, क्योंकि आप हैदराबाद में किसी को जानते नहीं हैं। आप हैदराबाद के किसी अगर इंसान के साथ कुछ गलत होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, या फिर किसी गलत तरीके से उसको फंसाया जाता है, तो आपके अंदर राष्ट्रवाद भावना आ जाती है कि इसको ऐसे कैसे कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये होता है राष्ट्रवाद, कि आप वहाँ के लोगों को जानते तो नहीं है, आप वहाँ के उससे मिले भी नहीं है कभी, फिर भी आपको उसको लेके एक प्रेम है कि आप जब आप उसको कनेक्ट करते हो सोसाइटी से, आप उसको कनेक्ट करते हो अपने देश से, कि है तो देश का हिस्सा, है तो अपने ही समाज का पार्ट। तो ये होता है राष्ट्रवाद, कि राष्ट्रवाद कैसे अपने आप में बहुत ब्रॉड टर्म है। राष्ट्रवाद को समझने के लिए आपको राष्ट्रवाद को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि राष्ट्रवाद पे बहुत डिबेट भी होता है, आज भी विवाद होता है राष्ट्रवाद को लेके। तो नेशनलिज्म एक ऐसी चीज है जिसको समझना आप थ्रू आउट द टाइम समझते रहते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल से, अलग अलग डेफिनेशन से। तो कोई एक डेफिनेशन इसका सेट नहीं है नेशनलिज्म का, क्योंकि
बेंडिट एडर्सन जब लिखते हैं राष्ट्रवाद की इमेजिन कम्युनिटी की बात करते हैं, इमेजिन कम्युनिटी इन द सेंस कि काल्पनिक जो अपना समुदाय है, कि आप कल्पना ही तो कर रहे हैं कि हैदराबाद में भी लोग ऐसे ही रहते होंगे, हमारी तरह खाते पीते होंगे और वो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो इंडिया से बाहर से जुड़े हुए हैं। तो यही इमेजिन कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है और इसी तरीके से राष्ट्रवाद का जो अलग अलग रूप निकल के आता है वो इसी तरीके से निकल के आता है। तो अब जो परिवर्तन आ रहे थे, राष्ट्रवाद की भावना स्टार्ट हो रही थी, उसमें महत्वपूर्ण उत्प्रेरक जो थे, स्टिमुलेशन का काम जो कर रहे थे, वो कुलीन समूह था। अब कुलीन समूह क्यों था, इसका रीजन है, कुलीन समूह इसीलिए था क्योंकि वो पढ़ रहा था, वो समाज में आगे था। हमेशा से आप देखेंगे कि क्या लिखा सर, इंडिया ने एक ऊपर अलग अलग कंपनी ने अपना एम्पायर स्टैब्लिश कर रखा था, जैसे कोलकाता फ्रेंच कंपनी ने, उसके बाद ईस्ट कंपनी ने कैप्चर कर लिया। हाँ, तो बताया तो पुर्तगाल आया, फ्रेंच आया, तो अल्टीमेटली ब्रिटेन जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने सबको भगाया। मतलब वो उन्होंने क्या किया कि वॉर के थ्रू फ्रेंच को भी फ्रांस के लोगों को भी हराया और डच को भी हराया, पुर्तगालीज को भी हराया। तो ये लोग शिफ्ट हो गए अपने साउथ ईस्ट एशिया के देशों की तरफ, वहाँ पे मसालों का व्यापार करते रहे। मसाले हमारे इंडिया में हमेशा से फेमस रहे हैं और मेनली मसालों का व्यापार इस तरीके से होता था। हाँ, तो अभी हम राष्ट्रवाद पे पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रवाद में क्या कहते हैं कि जब परिवर्तन जो सबसे पहले आया उसमें जो उत्प्रेरक का काम कर रहे थे, जो उसमें अग्रणी लोग थे, आगे लोग थे, वो कौन था, कुलीन समूह था। अब कुलीन समूह क्यों था, वो इसीलिए था क्योंकि वो पढ़ रहा था, वो समाज को समझ रहा था, वही समाज में आगे था, वही रिप्रेजेंट कर रहा था और लोगों को। इसीलिए बोला जाता है कि कभी कभी देखते हैं कि राष्ट्रवाद इसलिए आपको पूर्ण नहीं बोल सकते क्योंकि वो कुलीन लोगों तक ही सीमित था। तो कुलीन लोग ही की था, और इसमें कुलीन लोगों में कौन से थे, भद्र लोग, बंगाल के भद्र लोग, बंबई के चित्पावन ब्राह्मण, मद्रास के तमिल ब्राह्मण। तो ये लोग जो सो कॉल्ड अपर क्लास थे, अपने आप को अपर मानते थे, ऊपर मानते थे, वही समाज में डोमिनेंस करते थे और वो आगे बढ़ रहे थे और वो इस मुद्दे को लेके उठ रहे थे कि नहीं, राष्ट्रवाद की जो भावना है आ रही है और ब्रिटिशर्स के खिलाफ चीज़ें हो रही हैं, आवाज़ उठाई जा रही है, उनके जो नीति हैं, उनके जो नियम बनाए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये राष्ट्रवाद की ही भावना होती है। तो इसमें ये लोग आगे थे और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक चला। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ऐसा देखते हैं कि जो ये लोग थे, जो कुलीन वर्ग था, वो हमेशा आगे रहा और लोगों की हित की बातें करता रहा। उसमें कहीं ना कहीं उनके भी हित थे। तो ये और आगे की डिबेट है, उसमें आप पढ़ेंगे। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ऐसा क्या होता है, गांधी इरा स्टार्ट हो जाता है। गांधी इरा स्टार्ट हो जाता है तो गांधी एक ऐसे लीडर थे, गांधी एक ऐसे लीडर थे जो सबको मोबिलाइज करना जानते थे। तो गांधी इरा जब आता है तो वो राष्ट्रवाद कोने कोने तक जाता है। वो फिर गांव के एक छोटे से किसान के पास भी वो राष्ट्रवाद पहुंच जाता है। अभी तक नहीं पहुंचता क्योंकि ये एक अपर थिंग है। मतलब इसमें जब एलीट लोग और ऊपर के क्लास के लोग जो सो कॉल्ड अपने आप को अपर क्लास बोलते हैं, उन्हीं तक सीमित है ये राष्ट्रवाद। और इसी का जो परिणाम आप देखते हैं कि अलग अलग एसोसिएशंस बनाए जाते हैं। मजदूर एसोसिएशन बनता है, तो और इंडिया लीग बनता है, और दादा भाई नरोजी भी ईस्ट इंडिया लीग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से जब लीग्स और एसोसिएशंस बन रहे हैं तो हम इन्हीं सब की वजह से हमारा स्टार्ट होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC स्टार्ट होता है 1885 में। तो इन्हीं सब का परिणाम था। राष्ट्रवाद जब स्टार्ट होता है तो लोग अपने लोगों के बारे में कंसर्न होते हैं, कंसिडर करते हैं, उनको चीज़ों को समझते हैं। तो उनके हित के लिए जब बात करते हैं तो एसोसिएशन बनना स्टार्ट होता है। बंगाल में अलग एसोसिएशन बन रहा है, बंबई में अलग एसोसिएशन बन रहा है, मद्रास में अलग एसोसिएशन बन रहा है। और अच्छा, इन्हीं तीनों जगह एसोसिएशन क्यों बन रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग ही आगे हैं। वहाँ के जो सो कॉल्ड अपर क्लास जो भी कह लो, तो वो लोग आगे थे। तो वही लोग आगे सोच रहे थे। अभी हम जब शुरू में देखते हैं जो एसोसिएशन बनता है, लीग्स बनते हैं मुद्दों को उठाने के लिए, लोगों को कलेक्ट करने के लिए, वो हमें बंगाल, मद्रास और बंबई में ही देखने को मिलता है, जो 1885 तक होता है। फिर इन सब की वजह से ही हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है, जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। जो फिर उसके अलग अलग सब जो है ऑफिसेज बनते हैं, अलग अलग जगह पे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, अलग अलग लोग फिर जुड़ने लगते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि यूनियन बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, बना क्यों, ये भी आपको समझना चाहिए कि यूनियन की जरूरत ही क्यों आई। तो यूनियन की जरूरत इसीलिए आती है, और हमेशा से यूनियन की जरूरत रही है कि आपकी बातों को उठाएगा कौन, आपके जो मुद्दे हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, वो कौन रिप्रेजेंट करेगा गवर्नमेंट तक। तो उस समय गवर्नमेंट ब्रिटिश थी। 1857 के बाद तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से वार्तालाप करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे निगोसिएशंस करने के लिए, उनको मनाने के लिए और उनसे अपना हक लेने के लिए जो बातचीत करने का एक जरिया बनता है, वो एसोसिएशंस बनते हैं कि उनका जो उसमें जो लीड कर रहा है, उसमें जो अध्यक्ष है, वो हम लोगों की बात, हम लोगों की परेशानियों को वहाँ तक पहुँचाएगा। इसीलिए एसोसिएशन और यूनियन का महत्व होता है, और आज भी है।
तो आप देखते हैं उस समय जब एसोसिएशन यूनियन बना और आज भी बन रहा है, तो आपका लेबर एसोसिएशन है, आज लेबर यूनियन होता है, और हर जगह आप छात्र संघ चुनाव देखते हैं, अपने इंडिया में चुनाव होता है, तो जो छोटे-छोटे लेवल पे चुनाव होते हैं, जो टीचर एसोसिएशन होता है, अपना डूटा है, डूसू है, तो आप अपने यूनिवर्सिटी से समझ सकते हैं, हर कर्मचारी का एक यूनियन होता है, यूनियन में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो समस्याओं को रिप्रेजेंट करता है कहाँ, मेन अथॉरिटी के पास, जो जिसके अंदर काम कर रहा होता है उन अथॉरिटी के पास वो उन समस्याओं को भेजता है। तो इसलिए एसोसिएशन की जो स्थापना का जो बात होता है, एसोसिएशन की जरूरत क्यों पड़ी, ये इसलिए पड़ी, और एसोसिएशन को स्थापित कौन कर रहा है, कुलीन वर्ग जो पढ़ रहा है, जो चीज़ों को समझ रहा है, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना भी आ रही है। तो अभी ये सब चीज़ें जो चल रही है वो अपर क्लास तक चल रही है। अभी नीचे के किसान, नीचे के मजदूर, जो लोअर क्लास, सो कॉल्ड लोअर क्लास बोले जाते हैं, उनको अभी इनसे कोई मतलब नहीं, उनको अपने खाना कमाना है, और इनको अभी इससे कोई मतलब नहीं। और कुछ हद तक जब ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं, और जब ये एसोसिएशन बनना स्टार्ट होता है, तो कुछ हद तक ऐसा देखा जाता है कि इन लोगों को भी, अपर क्लास लोगों को भी, नीचे लोगों को अभी इकट्ठा करने का मन नहीं है। मन इन द सेंस कि अभी उनको ऐसा जरूरत नहीं लगता कि नीचे लोगों को, जो लोअर क्लास लोगों को, उनको इकट्ठा करने की जरूरत है। ये अपने ही लोगों को कलेक्ट कर रहे होते हैं, और इसमें भी इसीलिए क्रिटिक होता है, इसमें आलोचना की जाती है कि जो उस समय एसोसिएशन बने वो अपर लोगों तक ही सीमित थे, वो अपर लोगों तक ही सीमित थे, और उन्हीं लोगों के अपने एजेंडा थे और अपने लोगों को। तो इसमें एक रीज़न और दिया जाता है इसके सपोर्ट में, कि इसलिए ज़रूरी था कि अभी इस सिस्टम को समझने के लिए उतने काबिल नहीं थे जो लोअर क्लास के लोग थे, उतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो इसीलिए पहले अपने लेवल पे एसोसिएशन बनाना, उसको मजबूत करना इनके लिए इंपॉर्टेंट था, कि जब हम खुद मजबूत हो जाएंगे तब नीचे के लोगों को इसमें ले आएंगे, क्योंकि प्रॉपर जो लीडरशिप है, प्रॉपर लीडरशिप उस समय करना कोई नहीं जानता था। तो राष्ट्रवाद को लेके मार्क्सवादी विचारधारा और सबल्टन विचारधारा, बहुत से विचारधाराएं, उसको आप लोग पढ़िएगा, उसमें आपको और समझ में आएगा। तो अब आप देखते हैं कि इसमें आप साथ साथ देखते हैं कृषक समाज और कृषक असंतोष, कि कृषक जो समाज है वो कैसे आंदोलन कर रहा है, उसमें क्या असंतोष फैल रही है। तो अब क्या हुआ कि जो बाद के आंदोलनों में कुछ नई विशेषताएं ग्रहण की, मतलब पहले जो आंदोलन हुए थे कृषक, मैंने पढ़ा दिया कि 1857 के पहले कृषक आंदोलन हुए थे, और उसकी वजह से जो 1857 का आंदोलन होता है वो बहुत भड़क जाता है, और उसमें और कड़ा प्रतिरोध देखने को मिलता है। हाँ, तो अब जो आंदोलन हो रहे हैं कृषकों के, उसमें चेंजेस मिलते हैं, उसमें विशेषताएं और आ जाती हैं। अब देखिए, आपको यही चेंज हमेशा से याद रखिए कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द कंटिन्यूटी एंड चेंज, मतलब कंटिन्यूटी और चेंज, ये दो चीज़ें आपने पकड़ ली तो हिस्ट्री का सारा इवेंट और सारा क्रोनोलॉजी आपको समझ में आने लगेगा, और हिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। तो क्या है कि बाद के आंदोलनों में जो नई विशेषता आई वो क्या थी, कि क्रोध को व्यक्त करने के लिए अदालतों का सहारा लिया जा रहा था। अब अदालत इस्टेब्लिश हो गए हैं। पहले क्या होता था कि हम सीधे विद्रोह कर दे रहे थे, और उनके खिलाफ लड़ाई पीट और मार हो रही थी। बट अब क्या हो रहा है कि अब अदालत बन गए हैं, अब देयर इज अ रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो यू हैव टू फॉलो दिस, यू हैव टू डू द थिंग्स विद द रेगुलेशंस और विद द नॉर्म्स डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंफॉर्मेशंस जो हैं, उसके हिसाब से काम करना है। तो अब जो विरोध हो रहे हैं वो अदालतों की सहायता कर रहे हैं, अदालतों की सहायता से हो रहे हैं। अब दूसरा जो है दुखी किसान वर्ग है, उनके जो प्रवक्ताओं के रूप में निकल के आ रहा है, कौन आ रहा है, मध्यवर्गीय लोग, बुद्धिजीवी लोग। अब किसान अपने अकेले ही नहीं आंदोलन कर दे रहा है कि अपने लोगों को इकट्ठा किया और आंदोलन कर दिया, नहीं, अब उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन बन रहा है, मध्य वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग। अब बुद्धिजीवी वर्ग, मध्य वर्ग क्या हुआ, क्या होता है, मैंने बताया अभी कि वो पढ़ना स्टार्ट किया, वो चीज़ों को समझना स्टार्ट किया। इसीलिए पढ़ाई हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है, पढ़ना, चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, इसलिए क्योंकि आपके अंदर रैशनैलिटी आता है, आपके अंदर तार्किकता आती है। यू कैन डिफ्रेंशिएट द थिंग्स बिटवीन जो चीज़ें बैड हैं, गुड हैं, रॉन्ग है, राइट है। तो जब आपके अंदर तार्किकता आती है, तर्क आता है, तब आप चीज़ों को एनालाइज करना, उसको आप विश्लेषण करना शुरू करते हैं। इसीलिए पढ़ाई का जो कॉन्सेप्ट है, एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ही यही है। एजुकेशन हम इसलिए नहीं लेते कि जॉब लगे या फिर जॉब करना है, तो वो तो एक प्रोसेस का पार्ट होता है जॉब लगना। बट मेन एजुकेशन क्या होता है कि अपने आप को निखारना, अपने आपको एक समाज में एक ऐसा अपने आप को स्थापित करना, जो जब आप समाज में खड़े हो तो समाज को आप समझ सकें।
तो ये होता है एजुकेशन का मेन महत्व जो और एजुकेशन पॉलिसीज जो आई हैं इस समय, उसमें बहुत हद तक ये चीज़ों को लाया भी गया है। तो कुछ चीज़ें अच्छी और कुछ चीज़ें बुरी हर चीज़ जगह होती हैं। तो वो चीज़ भी आप लोग अभी देखेंगे, अभी आप लोग सेकंड ईयर में, अभी आप लोग और आगे पढ़ाई करेंगे, कुछ लोग जॉब करेंगे। तो पढ़ाई का मेन जो मकसद होता है कि पर्सनैलिटी डेवलप करना। पर्सनैलिटी इन द सेंस कि जब आप चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं, तार्किकता आती है, आपके अंदर रैशनैलिटी आती है, तो आप चीज़ों को गलत सही में फ़र्क करना स्टार्ट कर देते। तो वही चीज़ हो रही थी बुद्धिजीवी, मध्य वर्ग के जो बुद्धिजीवी हैं, वो उभर के आ रहे थे। वो क्या कर रहे थे, उनके प्रवक्ताओं के रूप में काम कर रहे थे, उनका प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे। किसके? जो किसान असंतोष अब पनप रहा था 1857 के बाद वाले सिनेरियो में। अब जब बंगाल में हम देखते हैं 1859 और 60, अभी 57 का विद्रोह हुआ है, 59 और 60 में बंगाल में हम क्या देखते हैं, नील विद्रोह होता है। अब नील विद्रोह जब हो रहा है तो अब हमें चेंजेस दिखेंगे। पहले जो विद्रोह हुए वो कैसे भी हो जा रहे थे और 1857 उसका परिणाम था, 1857 को दबा भी दिया गया था। तो अब जो नील विद्रोह हुआ है 1859-60 में, इसमें विशेषता ये नजर आई कि 1860 में एक अस्थायी कानून बनवाया, एक अस्थायी कानून बनवाया कि किसानों को नील बोने के अनुबंध के पालन पर मजबूर किया जा सके। मतलब एक ऐसा अस्थायी अनुबंध बनाया गया कि अब जो है नील की खेती जबरदस्ती कराई जाएगी। अब देखिए रूल एंड रेगुलेशन से काम कराए जा रहे हैं। अब ब्रिटिशर्स भी रूल और रेगुलेशन उस पर दबाव बना रहे हैं और ये लोग भी लड़ाई करेंगे तो रूल और रेगुलेशन अदालत के थ्रू करेंगे। ऐसा तो किया गया। फिर किसान अपने जो है मामले अदालत में ले गए, जो ऐसे मुकदमों से भरे गए, फिर निलहे परेशान। तो आज भी आप देखते हो अदालत में जब भी चीज़ें जाती हैं फैसला हो नहीं पाता और केसेस पे केसेस आते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें पहले से चली आ रही थी। अब क्या हुआ कि अब ये अपने अवज्ञाकारी काश्तकारों को बेदखल करने की कोशिश की कि जो काश्तकार होते हैं उनको बेदखल कर दो, हमें अपने हिसाब से काम करना है। तो अब जो है किसानों को लगान बनाने के लिए भी रूल्स बना रहे हैं। तो इसमें जो लगान कानून 10 करके इनका एक रूल है, किसका, ब्रिटिशर्स का। तो उस तरीके से लगान वसूलने का एक कानून बना दे रहे हैं। नील की खेती अनुबंध कराने का, जो कॉन्ट्रैक्ट पे कराने का एक रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं। तो अब ब्रिटिशर्स भी अपने जो चीज़ें कर रहे हैं, अपने दबाव बना रहे हैं, अपने 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 डोमिनेंस को जो और विस्तारित करना चाह रहे हैं, वो भी पेपर के थ्रू कर रहे हैं। पेपर वर्क स्टार्ट हो गया है। तो यही डिफरेंसेस हैं। जो पहले होते थे विदाउट पेपर वर्क पे होता था, अब पेपर वर्क के साथ हो रहा है। मतलब पक्का चीज़ें की जा रही हैं कि पेपर पे लिख दिया गया है तो आपको इतना देना ही पड़ेगा, पेपर पे लिख दिया है तो आपको इतनी नील की खेती करनी ही पड़ेगी। क्योंकि नील की खेती से क्या होता था कि आप अनाज नहीं उगा पा रहे थे और नील की खेती का ये लोग दाम कम देते थे जो ब्रिटिशर्स खरीदते थे, और ये जब विदेश में बेचते थे तो बहुत महंगा बेचते थे। तो नील की खेती जो मेहनत कर रहा है किसान, जो अपने खून पसीने से खेती कर रहा है, उसका फायदा मेनली कौन उठाता था? ब्रिटिशर्स उठाते थे। इसीलिए गुस्सा था समाज में कि ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए ही चीज़ें कर रहे थे। हालांकि नील की खेती जब हो रही थी तो इससे देश विदेश हमारे यहाँ से नील खूब जा रहा था, तो इनका फायदा किसानों को तो मिल रहा था। मेनली जो बड़े किसान थे उनको मिल रहा था, छोटे किसानों को कभी फायदा इतना अच्छा नहीं मिला। अब जो है जो नील का विद्रोह होता है, अब इसको जो है 1860 में दीनबंधु मित्र नाम के एक वो लेखक हैं जिन्होंने बंगाल में नाटक या नील दर्पण प्रकाशित किया। तो अब नाटक भी चीजें आ रही हैं। मतलब अब सोसाइटी में देखिए कैसे चेंजेस आ रहे हैं। अब नाटक के थ्रू दिखाया गया कि नील जो आंदोलन हुआ था उसमें किसान कैसे परेशान थे, उनको हम नाटक के थ्रू प्रदर्शित कर रहे हैं जिससे समाज को इकट्ठा पता चल सके। क्योंकि उस समय ये लोग छोटे छोटे लोग लिखना तो जानते नहीं थे। आजकल क्या है कि सोशल मीडिया है, आप लिख दे रहे हो, लोग समझ जाते हैं आपकी प्रॉब्लम्स या फिर समाज में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहा है। उस समय तो सोशल मीडिया था नहीं, तो नाटक का कॉन्सेप्ट भी इसीलिए आया। मतलब एक पर्पस तो मनोरंजन का था, दूसरा पर्पस था कि आप उस मनोरंजन के थ्रू मैसेज क्या दे रहे हैं। तो नील दर्पण करके जो नाटक बना, उसमें जो है नील आंदोलन और नील विद्रोह को पूरा दर्शाया गया कि कैसे किसानों से जबरदस्ती नील कराई जा रही है, खेती कराई जा रही है और उनको जबरदस्ती लगान वसूला जा रहा है, पैसे कम दिए जा रहे हैं। तो ये एक मोड ऑफ रेजिस्टेंस इसको कह सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस जो विद्रोह करने का एक तरीका था, ये कि कैसे आप विद्रोह कर रहे हैं और दूसरे के खिलाफ चीजें बता रहे हैं। अब इसी वर्ग में हम धीरे धीरे देखते हैं कि दक्कन विद्रोह होता है, पबना आंदोलन होता है। तो ये सब जो किसान विद्रोह हैं 1857 के बाद, ये आप लोग अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि एक एक विद्रोह डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ओवरव्यू आपको मेन रीजन समझना है। जो विद्रोह का अंदर का पार्ट है आप लोग पढ़ लीजिएगा, बट आपको ये समझना है कि विद्रोह हो क्यों रहे थे और विद्रोह में क्या डिफरेंसेस थे। तो इस तरीके से आप विद्रोह जब पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो दक्कन विद्रोह हो रहा है, पबाना विद्रोह हो रहा है, दक्कन में दंगे भी हो रहे हैं। उसका भी कारण जो है अमेरिका गृह युद्ध था। अब उसकी जो है पैदावारी अफरा तफरी हो रही है, भूमि कर लेने का तरीका है अलग अलग। तो दक्कन में दंगे हो रहे हैं, पबना विद्रोह हो रहा है। अब इधर
बिरसा मुंडा वाला आंदोलन फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो बिरसा को जो है लोग भगवान मानने लग रहे हैं, जादुई शक्तियाँ उनके पास हैं ऐसा मान रहे हैं। तो आदिवासी किसानों का भी जब इसमें स्टार्ट होता है विद्रोह, तो वो लोग भी अपने-अपने तरीकों से डील कर रहे हैं विद्रोह को। कोई अपने रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि उसको भगवान मान ले रहा है, कोई अपने रिप्रेजेंटेटिव को सहायता कर रहा है कि आप हमारे लिए लड़िए, कोई जो है बिना रिप्रेजेंटेटिव के झुंड बना के लड़ना स्टार्ट कर दे रहा है। तो अलग-अलग तरीके से विद्रोह हो रहे थे। दीज आर द वेज ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के तरीके थे, ये विद्रोह के तरीके थे कि विद्रोह आप कैसे कर रहे हैं। अब जो इस तरीके से आदिवासियों को भी तकलीफ की जा रही है और अलग-अलग जगह पे किसान विद्रोह हम लोग देख रहे हैं। वनों पे कब्जा हो रहा है। अब जब वन पे कब्जा हो रहा है, ये बहुत बड़ा इशू था और आज भी वन एक्ट बना है इन्हीं की वजह से। अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं कि वन पे कब्जा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के लकड़ी, वहाँ के जो भी रिसोर्सेज हैं उस पे अपना जो है अधिकार बना के उसका इस्तेमाल करेंगे, उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इन्होंने जंगलों को बहुत एक्सप्लॉइट किया है ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए। जंगल और जंगल के लिए एक्ट भी यही बना दे रहे हैं, मतलब ये ऐसे काम कर रहे हैं कि यही भगवान है यहाँ के लोगों के लिए, इसीलिए विद्रोह पनप रहा था। तो वनों पे जो है 20% के वन के क्षेत्र पे सरकार जो है अपना कब्जा कर ले रही है और वहाँ के रिसोर्सेज को, क्योंकि वन जो है वो बिलोंग करता है वन के लोगों से। जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट के लोगों से बिलोंग करता है, मतलब फॉरेस्ट में रहने वाले लोग ही फॉरेस्ट के रिसोर्सेज का उपयोग करके अपना जीवन यापन करते हैं। इसीलिए ट्राइबल्स को दिक्कत होती है, इसीलिए ट्राइबल्स विद्रोह करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो वन में क्या कर रहे हैं कि वन के लिए कानून बना दे रहे हैं और ट्राइबल्स को जो है ब्रिटिशर्स उनको क्रिमिनल घोषित कर दे रहे हैं। ट्राइबल्स को भी कहाँ भी जहाँ भी पकड़ लिया उनको मार दिया जा रहा है। तो ये ट्राइबल्स को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और ये ब्रिटिशर्स, और ट्राइबल्स का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता था कोई, तो उनका एक अपना समाज होता है। ट्राइबल्स का जो आदिवासी लोग होते हैं उनका अपना समाज होता है, उनका अपना पूजा होता है, उनका अपना पूरा कल्चर ही अलग होता है। तो उनका भी नुकसान हो रहा है क्योंकि वो जंगल को अपना वो मानते हैं ना, सर्वाइवल थिंग मानते हैं, जहाँ से उनका पेट का भरण पोषण हो रहा है। तो इसीलिए वो जंगल को अपना देवी मानते थे। तो इसीलिए जंगल के लिए जंगल में जब भी कब्जा करने आते थे तो इनका विद्रोह होता था, इनकी लड़ाई होती थी। अब कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का भी प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? मध्यवर्गीय लोग, जो मध्यवर्गीय लोग पनप रहे हैं और उनसे जो है ये चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। तो आगे आप ये देखते हैं कि अब ये किसान विद्रोह हो रहे हैं, राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, तो नया मध्यवर्ग जब उसका उदय हो रहा है, नए मध्यवर्ग का, वो राष्ट्रवाद के उदय में कैसे हेल्प कर रहा है? अब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है तो मध्य वर्ग की ही वजह से हो रहा है, क्योंकि अपर क्लास लोग तो पढ़ रहे थे, वो बुद्धिजीवी लोग थे, वो तो अपना काम कर रहे थे और रिप्रेजेंटेटिव कहला रहे थे। बट जब मध्य वर्ग पढ़ना स्टार्ट करता है, मध्य वर्ग चीज़ों को समझना स्टार्ट करता है, तो मिडिल क्लास जब स्टार्ट होती है, वो मेन क्रांति ले आता है वो, क्योंकि मिडिल क्लास हमेशा से ज़्यादा रही है। आज भी आप देखोगे मिडिल क्लास ही ज़्यादा है संख्या में, तो अपर क्लास हमेशा से कम रही है और लोअर क्लास तो अपने में व्यस्त रहती है। तो मिडिल क्लास का हमेशा से रोल रहा है और मिडिल क्लास जब उभरना स्टार्ट किया, उनका विकास होने लगा मिडिल क्लास का, तब राष्ट्रवाद की भावना जो होती है वो बहुत तेज फैलती है। इसी बीच में जो है आप हमने बताया कि इंडियन एसोसिएशन ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। तो राष्ट्रवाद जब उदय हो रहा है, राष्ट्रवाद पनप रहा है, तो अलग-अलग एसोसिएशन बनाए जा रहे हैं। तो इंडियन एसोसिएशन बनाया गया, वो भारत का पहला बड़ा स्वयंसेवी संगठन था। और भारतीय राष्ट्रवाद का विकास भले ही जो है पश्चिमियों को प्रभाव से हुई हो, फिर भी पश्चिम की शिक्षा की भूमिका थी। पश्चिम से जो शिक्षा हम लोग ले रहे थे उसकी भूमिका बहुत थी हमारे राष्ट्रवाद को उदय में, हमारे राष्ट्रवाद को विकसित करने में पश्चिम की शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका थी। क्योंकि इन्होंने जो है आलोचनात्मक संवाद करने का एक तरीका सिखाया कि कैसे आप चीज़ों को क्रिटिक कर सकते हैं, या फिर चीज़ें जो गलत हो रही हैं उसको किस तार्किकता से आप प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं तो सबके लिए गलत है, कुछ लोगों के लिए सही है। तो यही तार्किकता का जब विकास होता है तो राष्ट्रवाद के रूप में वो तब्दील होता है। अब आप क्या देख रहे हैं कि नगर पालिका स्टार्ट हो रहा है, वहाँ चुनाव हो रहे हैं, तो अब ये धीरे-धीरे सिस्टम बन रहा है। अब जो है हमारे लोग हैं, मतलब इंडिया के जो नेटिव लोग हैं, वो इन सिस्टम के पार्ट्स बनना चाहते हैं, क्योंकि अपने लोग जब गवर्न करते हैं अपनों को, तो वो अपने लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं। क्योंकि बाहरी जब भी गवर्न करेगा, आप लोगों की प्रॉब्लम को उस हद तक नहीं समझ पाएगा जिस हद तक ये अपने जो लोकल लेवल्स के लोग हैं। अब इसी बीच में क्या होता है कि हथियार कानून आते हैं, इल्बर्ट बिल आता है, इल्बर्ट बिल पर भी विवाद होता है, क्योंकि 1884 में क्या है रिपन ले आते हैं इल्बर्ट बिल की जो है इंडियन जो
जो वकील हैं इंडियन जो होंगे, जज होंगे, वो सुनवाई करेंगे ब्रिटिशर्स के केसों को, बट इसको रोक दिया जाता है। उन लोग कहते हैं कि नहीं, इंडियंस कैसे सुन सकते हैं हमारे ब्रिटिशर्स के केसों को। तो इन सब में कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसलिए एल्बर्ट बिल भी रोक दिया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि समाज में एक नया मध्यवर्ग का उदय हो गया है और अलग अलग एसोसिएशन बन रहा है। मद्रास महाजन सभा बनता है 1884 में। तो अलग अलग चीज़ें हम देखते हैं कि 1861 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाते हैं दादा भाई नौरोजी, और 1884 में मद्रास महाजन सभा बनता है, जिसमें अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और अलग अलग एरिया में लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए एसोसिएशन बन रहे हैं कि उनके जो विवाद हैं, उनके जो समस्याएं हैं, वो प्रदर्शित किया जाएगा। इन्हीं सब के थ्रू इनका जब इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, अलग अलग एसोसिएशन बन जाते हैं, अब बारी आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। हाँ, तो अब बारी आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तब बम्बई में दिसंबर 1885 में, अच्छा दिसंबर में इस्टेब्लिश हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसलिए आप देखोगे कि जो हर साल सेशन होता है वो दिसंबर में ही होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कभी कभी स्पेशल सेशन हम देख लेते हैं बीच में, सितंबर में या फिर किसी और मंथ में। तो बम्बई में 1885 में दिसंबर का माह था, उसमें जो है डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में स्टार्ट होता है एक कांग्रेस, इंडियन नेशनल, एक सम्मेलन आयोजित किया गया बम्बई में, वही का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। अब इसमें जो एयू ह्यूम थे, एयू ह्यूम कौन था? ये ब्रिटेन का रिप्रेजेंटेटिव था, ब्रिटिश का जो है ऑफिसर था। इनकी जो है केंद्रीय भूमिका थी ये बनाने में, क्योंकि जब आप अलग अलग, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने का जो रीज़न था वो समझिए कि जब आप अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग एसोसिएशंस बना दे रहे हैं, बंगाल में अलग बन रहा है, मद्रास में अलग बन रहा है और बम्बई में अलग बन रहा है, तो अब क्या कर रहे हैं कि एक पैन इंडिया लेवल पे अब एक जो ऐसा एसोसिएशन चाहिए, एक ऐसा संघ चाहिए जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके, जो पूरे इंडिया के अलग अलग लोगों का आवाज़ उठा सके, जो सारे एसोसिएशन का एक मूल एसोसिएशन हो। इसीलिए और जो है जो ब्रिटिश से डायरेक्ट बात कर सके किसी भी चीज़ों के लिए, तो इसीलिए जो एओ ह्यूम की इसमें भूमिका थी, और इसको सेफ्टी वॉल्व बोला गया। सेफ्टी वॉल्व इन द सेंस कि जो एओ ह्यूम थे वो इन्होंने बोला कि एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसा एक ऐसा सम्मेलन बनाया जाए, जिसमें अलग अलग जगह से, क्योंकि हर स्टेट से, मतलब हर एक एरिया से लोग होंगे वहाँ पे, और उनका एक कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा जो रोटेशन बेस पे अध्यक्ष बनता रहेगा, और वो जो है पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो सेफ्टी वॉल्व इन द सेंस कि जनता और ब्रिटिश के बीच में एक ऐसा एसोसिएशन जो दोनों की बातों को एक दूसरे से तक पहुंचा सके, और उनके सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं ब्रिटिशर्स के, वो दूसरों तक पहुंच सके, और उसमें जो खामियां हैं उसके लिए आवाज उठाई जा सके। तो इसमें ओयो ह्यूम की केंद्रीय जो भूमिका थी इस सम्मेलन में, और सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत का जन्म हुआ। और इसमें तर्क था कि शासकों और शासितों के बीच संवाद का एक माध्यम, शासक और शासित, मतलब हम शासित हो रहे थे, शासक ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश महारानी का जो रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उनके बीच में एक संवाद का माध्यम क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब क्या है, इस तरह जन क्रांति को रोकेगा, मीन्स जो बिना लीडरशिप के, जो बिना प्लान के जन क्रांति हो जा रही थी, उसको रोकेगा कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि उसका एक प्लान बनेगा उसका। इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर आंदोलन में उसके बाद से भूमिका होने लगी, क्योंकि ये फिर ऑल इंडिया ये धीरे धीरे फैलने लगे थे। अब क्या देखते हैं कि 1950 के दशक में ये चीज़ें जब खुफिया रिपोर्ट निकल के आ रही थी, ह्यूम का लंदन का जो आर्काइवल मटेरियल था, लंदन में बहुत बड़ा आर्काइव है जिसमें इंडिया के बहुत से कागज पत्तर वहाँ पे रखे हुए हैं, पेपर्स वहाँ पे हैं। तो उनकी जब बातें हुई तो तब पता चला कि ह्यूम का क्या मेन रोल था। उन्होंने किस तरीके से सेफ्टी वॉल्व का पूरा एक पोर्शन बनाया कि अब जो है ब्रिटिश के लोग मनमाना नहीं कर पाएंगे, देयर इज अ रिप्रेजेंटेटिव जो उनकी बात को इधर और उनकी बात को, जो संवाद का माध्यम है, वो ये बनेंगे। अब जो है सेफ्टी वॉल का एक जो डिबेट चला वो चला ही। फिर आप अब ये देखेंगे कि अब इनकी भूमिका एकदम से बढ़ गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की।
अब जो है पहले जो सत्र का घोषणा किया गया मुंबई में, वो राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को विकसित करना और मजबूत करना, इनका इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सिद्धांत था, उद्देश्य था, जो उद्देश्य था वो ये था कि पहले ही सत्र में उन्होंने घोषणा कर दी कि राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना है। मतलब जो राष्ट्रीय एकता है उसकी भावना विकसित करना, इन द सेंस कि लोगों तक पहुंचाना है उसको, और उसको मजबूत करना है, ये प्रमुख उद्देश्य था इनका। अब इसका आयोजन जो है संसद के तर्ज पर होता था, मतलब इसी तरीके से धीरे धीरे पार्लियामेंट बनी है, संसद के तर्ज पर होता था, मतलब लोग बैठते थे, डिबेट्स होते थे, विचार होते थे कि क्या समस्या है समाज का। तो ये इनका जो है कार्यक्रम का एक तरीका था, किसका, जो स्टैब्लिश हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब क्या हो रहा है, संसद के तर्ज पर इनका आयोजन हो रहा है, सत्रों का संचालन जो है लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है, मतलब डेमोक्रेसी तरीके से, कि सबको मौका दिया जा रहा है, सबके अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनको सबको मौका दिया जा रहा है, सबको हक है अपने फैसले रखने का और अपने निर्णय रखने का, फिर एक साथ मिलके उस निर्णय लिए जाते थे। और बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे, आप देखेंगे कि 1907 में जो है दो धड़ में अलग हो जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस भी, तो हर एसोसिएशन में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, चाहे जो भी हो, तो इसमें भी हुआ, तो उसके भी रीजन आप आगे पढ़ेंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि आयोजन जो हो रहा है संसद के तर्ज पर हो रहा है और सत्रों का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है। इसमें भी जो है 3 प्रेसिडेंटी के प्रतिनिधित्व थे, और आरंभ से जो कांग्रेस के सदस्य है अधिकांशतः सवर्ण हिंदू थे, सवर्ण हिंदू इन द सेंस सो कॉल्ड अपर क्लास। तो आप यहाँ भी देखते हैं कि अपर क्लास का जो डोमिनेंस है वो एंशियंट से होते हुए चला आता है मॉडर्न तक, और इसमें भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी सवर्ण हिंदू थे, मीन्स जो अपर क्लास अपने आप को बोलते थे सो कॉल्ड, वो इसमें जो है प्रतिनिधि करते थे, वो इसके सदस्य अधिकांश लोग यही लोग थे। अभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में नीचे के लोग नहीं जुड़े हैं, जो आम लोग हैं, आम जनता है, मिडिल क्लास है, वो अभी नहीं जुड़ी हुई है। तो अब जो है ये लोग पूरी तरह ब्रिटिश सरकार के वफादार और सुसंगत शुभचिंतक थे, मीन्स कि हमेशा से ब्रिटिश सरकार के वफादार बनना इनका काम था, कि ब्रिटिश सरकार के अगर आप वफादार बने रहेंगे तो ब्रिटिश सरकार के जो रूल्स और डिसीजन से आएंगे या फिर जो भी वो निर्णय लेना चाहेंगे उसमें आपको भी पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। इसीलिए हमेशा से ब्रिटिश के वफादार, क्योंकि उस समय तक ब्रिटिश को उखाड़ फेंकने का इतना इन लोगों के अंदर जुनून नहीं था, क्योंकि जब चीज़ें अलग अलग घटनाएं घटती हैं 20वीं सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में, तब ये हावी हो जाता है ब्रिटिशर्स को भगाना। अभी क्या होता है कि इनके जो कर्ता धर्ता हैं वो ब्रिटिशर्स ही हैं। अब इनको भारत के लोग ये एक्सेप्ट कर लिए थे कि हमारी सरकार ब्रिटिश के हाथों में है, हमें जो भी चीज़ें करनी है इनके लिए करनी है, तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना उस समय इतना गलत नहीं समझा जाता था। इसीलिए वो जो कांग्रेस है वो वफादार और इनके शुभचिंतक बन के रही। अब जो है इसमें और भी डिबेट्स हो जाते हैं आगे, वो लोग आप लोग धीरे देख लीजिएगा। ये थे मेनली कांग्रेस का जो उद्देश्य था, कि राष्ट्रवाद की भावना विकसित करनी है, लोगों को राष्ट्र प्रेम और जो है उनको मजबूत करना है, लोगों को एक दूसरे से जोड़ना है, इन द सेंस कि लोगों के अंदर एसोसिएशन की भावना लानी है, कि हमारे पास एक ऐसा संघ, एक ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसा यूनियन आ चुका है जो मेरी बातों को रिप्रेजेंट करेगा, कहाँ, ब्रिटिश के थ्रू। अब इसमें जो है अभी भी इस समय नीचे तबके के जो लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, इसमें न इसमें रिप्रेजेंटेटिव हैं, न इसमें सदस्यता ली है उन्होंने, न उनको जो है अभी रिप्रेजेंट करने का इनका कोई इरादा था, कि इनका इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो इसमें भी अपर जो सवर्ण हिंदू है वो अपना एसोसिएशन बना रहे हैं, उनके लोग ही सदस्यता ले रहे हैं, और वही लोग डिसाइड कर रहे हैं कि समाज कैसे चलना चाहिए, समाज में क्या चीज़ें होना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स के हमेशा से वफादार बने रहे, और यही चीज़ें आप देखेंगे कि इनका सेशन तो होते चला आता है। 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन की बात आती है, उस समय ये कैसे बिहेव करते हैं, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो असली रूप है वो समझ में आता है, क्योंकि हमेशा आप किसी के वफादार नहीं बने रह सकते ना, क्योंकि हमेशा अगर आप वफादार बनते तो आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है, आपका शोषण होता है। तो वही चीज़ें हम देख लेते हैं कि जो भी कांग्रेस की आंदोलन है उसमें सुधार है, इन सब की सीमाओं के बावजूद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता जो स्थापित करने का प्रयास कौन करता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनके सदस्य। तो राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का जो मेन बीड़ा उठाया, मेन काम किया है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही किया। तो आपने समझा अभी कि राष्ट्रवाद का उदय होने में ब्रिटिशर्स के एजुकेशन का हाथ है, ब्रिटिशर्स के जो इवेंट क्रांतियाँ हुई हैं, सुधार हुए हैं वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में, वो उनका हाथ है। तो हमारे लोग, आपने ये समझा कि राष्ट्रवाद की जो भावना स्टार्ट होती है वो हमारे लोगों के ही लिए होती है। हमने सीखा तो ब्रिटेन से है, बट हमारा जो राष्ट्रवाद है वो हमारे खुद का है, हमारे देश का है। तो इसीलिए राष्ट्रवाद में वो डिफरेंसेस देखने को मिलता है कि यूरोप का राष्ट्रवाद अलग था, हमारा राष्ट्रवाद अलग है। तो राष्ट्रवाद जब पनपता है तो उसमें मध्यवर्गीय लोग जब पनपते हैं, उभर के आते हैं, तो उनमें राष्ट्रवाद और अच्छे से
स्टार्ट हो जाता है। तो जब राष्ट्रवाद उभरता है तो उनको जो है एसोसिएशन की ज़रूरत होती है कि मजदूर बनाइए, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग बनाइए, और मद्रास महाजन सभा बनता है। तो अलग-अलग जगहों पे जब ये एसोसिएशन बनते हैं तो राष्ट्रवाद की भावना के ही कारण बनते हैं। आपको ये समझना है कि राष्ट्रवाद का क्या परिणाम निकलता है कि एसोसिएशन बनना, संघ बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अब लोग जुट के एक-दूसरे की सहायता कर रहे हैं, सहायता करने की बात कर रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को उठा रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है राष्ट्रवाद का कि राष्ट्रवाद कैसे वर्क कर रहा था थ्रू आउट द ब्रिटिश टाइम उस समय 20वीं सदी के पहले, 20वीं सदी में और 19वीं सदी में। तो 19वीं सदी में ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, 20वीं सदी में आते-आते बहुत से चेंजेस होते हैं, वो भी आप आगे पढ़ेंगे। तो ये था एक राष्ट्रवाद का ओवरव्यू कि राष्ट्रवाद पनपा इस तरीके से, इसमें डिबेट्स भी थे। फिर आप देखते हैं कि राष्ट्रवाद के पनपने से और ब्रिटिश के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी वजह से जब विद्रोह होते हैं, किसान आंदोलन है या फिर आदिवासी आंदोलन है, उसमें भी चेंजेस देखने को मिलता है। उनका एक रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलता है, जो मध्य बुद्धिजीवी सो कॉल्ड अपने आप को बोलते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग और अपर क्लास जो होते हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसान के विद्रोह को और आदिवासियों के विद्रोह को। तो इस तरीके से जो राष्ट्रवाद का जो भावना पनपता है और उससे जो चीज़ें निकल के आती हैं वो यही चीज़ें थी। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। एओ ह्यूम के इसमें केंद्रीय भूमिका होती है और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, विमेश चंद बनर्जी की अध्यक्षता में हमारा पहला सेशन होता है बम्बई में। उसमें राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने की बात होती है और उसमें 72 कैंडिडेट भी होते हैं, उसको थोड़ा पढ़िएगा, फैक्ट है उसमें कुछ। तो ये सब चीज़ें हमारी स्टार्ट हो गई हैं राष्ट्रवाद के थ्रू। तो ये था पूरा राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट और राष्ट्रवाद का एक जो रिजल्ट निकलता है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस निकलता है और इसमें जो है बहुत हद तक ब्रिटिश एजुकेशन का हाथ होता है। तो इस तरीके से आपको एक राष्ट्रवाद का पूरा ओवरव्यू दिया गया है। अब आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया है राष्ट्रवाद के बारे में, कुछ और पढ़ के आए हैं आप लोग तो और समझना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो और तो अब आप लोग पूछ सकते हैं। नील आंदोलन कुछ नहीं था, बस ये था कि इनको नील की खेती करने के लिए जोर देते थे ब्रिटिशर्स कि आपको नील की खेती ही करनी है। नील की खेती करने के बहुत से नुकसान थे, इसीलिए और अनुबंध बना दिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट बना दिए थे ये लोग पेपर में नील आंदोलन में। तो अब आप किसी को भी बांध दोगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में तो वो हमेशा से विद्रोह की भावना लेके ही चलेगा और आप जबरदस्ती बांध रहे हो। अगर आप उनके सहमति से कॉन्ट्रैक्ट करो तब आपका कॉन्ट्रैक्ट अच्छा चलेगा, लेकिन आप जब जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं तब उनके मन में वो खटास और विद्रोह की भावना पनपती है। तो वही नील की खेती का विद्रोह होता है कि नील आंदोलन स्टार्ट होता है कि हमको नील की खेती नहीं करनी, क्योंकि ये जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे अपने खेतों में, क्योंकि अनाज बहुत इंपॉर्टेंट था उस वक्त। नील की खेती कॉमर्शियल क्रॉप तो था बट उसका सारा फायदा ले कौन रहा था, ब्रिटिशर्स ले रहे थे। इसीलिए नील आंदोलन स्टार्ट होता है कि जब हमको फायदा मिल ही नहीं रहा है, किसानों को वो फायदा मिल ही नहीं रहा है तो वो क्यों नील की खेती करें। तो यही चीज़ आप बिहार में भी देखते हैं, नील जो चंपारण विद्रोह होता है वो भी नील की खेती को ही लेके होता है। तो नील का एक जगह ही नहीं, नील का बहुत जगह इम्पैक्ट होता है। लेकिन नील का आंदोलन जो बंगाल में होता है वो बहुत 1859 60 में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। ईजी ही तो बताया है मैंने, पूरा लेमैन टर्म्स में बताया खुशी जी। मैंने जितना भी बताया है आपको वो पूरा एक ओवरव्यू ही दिया है राष्ट्रवाद कैसे पनपता है और राष्ट्रवाद पनपने के रीजंस क्या थे वो बता दिया। राष्ट्रवाद पनपना किन किन वर्ग में पनपा, राष्ट्रवाद से बुद्धिजीवी जो पनपे बने और मध्यवर्गीय उदय हुआ। तो राष्ट्रवाद के बाद चीज़ें चेंजेस क्या आई कि राष्ट्रवाद के बाद एसोसिएशन बनाने लगे और अलग अलग जगह पर जब एसोसिएशन बनने लगा तो राष्ट्रवाद की भावना की वजह से ही लोगों के रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मध्य वर्ग का उदय हुआ, अपर क्लास के लोगों का उदय हुआ। और इसी तरीके से जब छोटे छोटे जगह पर एसोसिएशन बन रहे थे उसका एक बड़ा एसोसिएशन बना बम्बई में। उसका पहला सम्मेलन हुआ दिसंबर में 1885 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। तो राष्ट्रवाद की भावना का मेन यही वैल्यू है कि राष्ट्रवाद की वजह से ही हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस निकल के आता है, जो अब राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत करेगा, लोगों तक, जन जन तक पहुंचाएगा। दक्कन विद्रोह मीन्स दक्कन के दंगे हुए थे अमेरिका गृह युद्ध की वजह से।
तो वो जो इम्पैक्ट पड़ा था वहाँ पे किसानों को दक्कन में, दक्कन इन द सेंस दक्कन विद्रोह मतलब कि ये है कि दक्कन जो पार्ट है महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला पार्ट वो दक्कन कहलाता है। दक्कन प्लेट्यू सुना होगा आपने, तो जियोग्राफी भी थोड़ा थोड़ा पढ़िए आप लोग तो समझ में आएगा। तो दक्कन प्लेट्यू में के आसपास जितने लोग रहते थे वो दक्कन के लोग होते थे, तो वहाँ पे दक्कन आंदोलन किसान करता है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाता है। पहले जमींदार के खिलाफ स्टार्ट होता है, वो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाता है। बंगाल में हुआ था नील आंदोलन। पढ़िए पढ़िए ये फैक्ट चीजें, फैक्ट तो आप लोग बिल्कुल पढ़िए। आप यहाँ कॉन्सेप्ट समझने आए हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो फैक्ट का कोरिलेशन बना पाएंगे आप लोग। फैक्ट प्लीज आप लोग जो है बुक से पढ़ें, क्योंकि फैक्ट मैं बताऊंगा तो बहुत उसका फायदा नहीं है, क्योंकि फैक्ट तो आप बुक से पढ़ लेंगे ना। इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में बना था, जिसमें जो रिप्रेजेंटेशन करना था, मतलब जो लोगों के समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं और कैसे वो ब्रिटिशर्स तक पहुंचाया जाए अपनी आवाज़, मतलब सरकार तक, क्योंकि बंगाल में हावी था सरकार पहले ही बंगाल में, और वहाँ पे अदालत भी बन चुका था 1700। यही होता है कि आप लोग जब रिलेट करेंगे, जब 1771 में रेगुलेशन एक्ट आता है तब अदालत भी बन जाता है कलकत्ता में। तो अब वहाँ पे लोग को ज़रूरत है कि कोई एक रिप्रेजेंटेशन मिले, कोई ऐसा एसोसिएशन हो जो एक दूसरे को कनेक्ट कर सके, तो इसीलिए इंडियन एसोसिएशन बनाया गया था। तो बहुत से एसोसिएशन बनाया गया था, तो प्लीज़ पढ़िए इसको। इंडियन नेशनल कांग्रेस ही जाके पार्टी, कांग्रेस की पार्टी हमेशा से वही रही है। जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसी में मॉडिफिकेशंस होते रहे हैं, और वही कांग्रेस पार्टी का जो मेन है वो यही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है। बट हमेशा मुद्दा अलग होता है और थॉट अलग होते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि जो आज की कांग्रेस पार्टी है पूरी तरीके से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बना था वही था, नहीं, पार्ट उसी का है, चला उसी सा है, क्योंकि नेहरू जी इसके अध्यक्ष रहे उस वक्त, और नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही हावी रहता है। तो वही इंडियन नेशनल कांग्रेस ही कांग्रेस पार्टी बना है आके। और बट चीज़ें चेंज होती गई हैं। कांग्रेस पार्टी में भी डिवाइडेशन हुए थे, वर्गीकरण हुआ था बीच में। आप जब आप पोस्ट कॉलोनियल पढ़ेंगे तो उसमें आप ये भी पढ़ेंगे कि बढ़ गया था, इंडियन कांग्रेस पार्टी भी दो धड़ में बढ़ गया था। और कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना 1907 में भी बढ़ गया था, जब गर्म दल और नरम दल आते हैं, जब एक्सट्रीमिस्ट और नॉर्मिस्ट आते हैं, तो आपका गरम दल और नरम दल के रूप में बढ़ जाते हैं। उसमें भी लोग अलग हो जाते हैं, रहते दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी हैं, बट अलग अलग। अब 1922 में भी आप देखते हैं कि अलग हो जाता है, वो उसमें भी दो पार्ट्स में हो जाते हैं। तो कई बार इंडियन नेशनल कांग्रेस में, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक संघ है जिसमें लोग आते हैं और लोग वहाँ से सीख रहे हैं कि लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो जब उनको लग रहा है कि उनकी बातों को वहाँ पे नहीं रखा जा रहा है, या उनके जो थॉट्स हैं मैच नहीं कर रहे हैं, उनके जो मुद्दे हैं मैच नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो बैकआउट कर लेते हैं और उसी के अंदर ही एक नया पार्टी बना लेते हैं, या फिर नया एक एसोसिएशन बना लेते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या था कि मदर ऑफ एसोसिएशन कह सकते हैं। ठीक है विशाल, मुझे लगा आपको ये समझ में आ गया होगा। और कुछ पूछना है आप लोगों को, और कुछ जानना है? व्हाट्सएप ग्रुप का तो मुझे नहीं पता अभी बना है कि नहीं बना है, क्योंकि मैंने अभी नंबर ही नहीं शेयर किया है। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है तब मेरा आप नंबर ले सकते हैं, फिर आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। तो आप लोगों को आई होप कि समझ में आ होगा पूरा ओवरव्यू, राष्ट्रवाद का क्या कॉन्सेप्ट रहा है और उसके क्या परिणाम रहे हैं। तो आप लोग अभी तक जो भी पढ़ाया गया उसको पढ़िएगा धीरे धीरे, क्योंकि हमारी 4 क्लासेस और रह गई हैं शायद। तो आप लोग अगर पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे तो जितना बताया है वो भूल जाएगा। तो आप लोगों को ये हमेशा याद रखना कि अगर आप इसी समय पढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, तो जितना बताया है ना थोड़ा बहुत दिमाग में रहेगा, नहीं तो फिर जो है धीरे धीरे निकल जाएगा। मैं शेखर बंदोपाध्याय के बुक से पढ़ा रहा हूँ, बट वो आप लोगों को टफ पड़ेगा। आप लोग विपिन चंद्रा लीजिएगा,
विपिन चंद्रा आता है आधुनिक भारत का इतिहास, वो इजी लैंग्वेज में, तो समझ में आएगा। इस चैप्टर में क्या, चंपारण सत्याग्रह आएगा ज्योति, तब आप पढ़िएगा, अब आगे आ जाएगा वो, क्योंकि वो 1917 में होता है ना चंपारण, तो गांधी जी को आ जाने दीजिए। गांधी जी अभी यहीं पे हैं, अब अभी गांधी जी इस समय चले गए हैं अफ्रीका, अब गांधी जी को ले आएंगे हम, तब चंपारण सत्याग्रह की बात होगी। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग अब लीव कर सकते हैं, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।